हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 6। इससे पहले 5 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें 20-20 क्वेश्चंस करके 6 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हम 20-20 करके करीब 120 क्वेश्चंस को देख चुके हैं। अब चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। अगला 20 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन बिहार से मिलेंगे और 10 क्वेश्चन आपको नेशनल लेवल के होंगे। फर्स्ट, बिहार में वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए EESL ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ठीक है, तो EESL एक PSU कंपनी है, यानी कि पब्लिक सेक्टर कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है। एनर्जी इफिशिएंसी इसका नाम है, एनर्जी इफिशिएंसी लिमिटेड ये कंपनी है। तो इस कंपनी ने किस ग्रुप के साथ चार्जिंग पॉइंट्स यानी कि चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए समझौता किया है? ऑप्शंस अडानी ग्रुप, नेशनल पावर कॉर्पोरेशन, BSNL एंड नन ऑफ दिस। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा BSNL। BSNL के साथ EESL ने वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए समझौता किया गया है बिहार में। नेक्स्ट, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 18 से 23 साल की आयु वर्ग के 1 लाख आबादी पर कितने कॉलेज उपलब्ध हैं? इसके कहने का मतलब है कि 18 से 23 साल तक के बीच के जो लोग हैं उनकी 1 लाख आबादी पर कितना कॉलेज बिहार में उपलब्ध है? ठीक है, ऑप्शन 6, 5, 7 एंड 10। राइट आंसर इज 7, जो कि ये बहुत ही कम है। 1 लाख की आबादी पर अगर 7 ही कॉलेज हैं तो एक कॉलेज में यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स की संख्या होगी वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इस लिहाज से नंबर ऑफ कॉलेज यहाँ पर काफ़ी कम है। बिहार के किस अस्पताल में राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत 0 से 16 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त में इलाज दिया जाएगा? ऑप्शंस एम्स पटना, नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना, IGMIS का फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना, एंड PMCH पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा IGIMS पटना। ठीक है, सही आंसर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना होगा। देखिएगा कि बहुत सारे जो ऑप्शंस होते हैं उसमें अगर हॉस्पिटल की बात की जाए तो 2 हॉस्पिटल ही ज़्यादातर सही होते हैं। एक ये होता है IGIMS और एक होता है एम्स पटना, और उसमें भी बहुत सारे हॉस्पिटल ये वाले सही होते हैं। तो अगर आपको ना भी आता हो तो अगर गेस वर्क करना हो तो आप IGIMS के साथ जा सकते हैं। यहाँ पर एक अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने साल तक के बच्चों के लिए है, तो 0 से 16 साल तक के लिए बच्चों के लिए है। किस कार्यक्रम के तहत है, तो राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत ये मुफ्त में इलाज किया जाएगा। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर ग्रुप टुडे के द्वारा बिहार की किस संस्था को सर्वश्रेष्ठ इंडिया डेयरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इंडिया डेयरी यानी कि ये मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। ठीक है, दूध के प्रोडक्शन से संबंधित है। तो ये पुरस्कार दिया गया है एग्रीकल्चर ग्रुप टुडे के द्वारा। किसको दिया गया है? कॉन्फेड, सुधा, पराग, मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, तो एक सुधा ब्रांड है, पराग भी एक ब्रांड है जो मिल्क बनाते हैं, मतलब कि मिल्क को इकट्ठा करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ और ये बेचते हैं अपने इस ब्रांड के नाम से। ठीक है, ये जो है कॉम्फेड, ये एक बिहार स्टेट का यानी कि बिहार गवर्नमेंट का एक मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी है कॉम्फेड, और यहाँ पे एक मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसे ही नाम लिखा हुआ है। तो ये इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कॉम्फेड। ठीक है, मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं, क्योंकि मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी वैसे तो ये भी एक मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लेकिन यहाँ पर ये नॉर्मली मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी लिखा गया, तो ये प्राइवेट भी हो सकता है और ये गवर्नमेंट भी हो सकता है, लेकिन ये यहाँ जो सही आंसर होगा वो गवर्नमेंट वाला होगा, इसलिए हम यहाँ पर कॉम्फेड लगाएंगे। मशरूम की खेती के लिए धानुका इनोवेशन एग्रीकल्चर अवार्ड से किस महिला को सम्मानित किया गया है? एक बीना देवी है जिसको हम मशरूम महिला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा अनीता देवी। इनको धानुका इनोवेशन एग्रीकल्चर अवार्ड मिला है किस चीज़ के लिए? मशरूम की खेती के लिए। तो अगेन यहाँ पर 3 तरीके से क्वेश्चन बनेंगे कि किस चीज़ की खेती के लिए? मशरूम के लिए कौन सा अवार्ड? धानुका इनोवेशन एग्रीकल्चर अवार्ड, और किनको मिला हुआ है? अनीता देवी को मिला हुआ है। तो 3 तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन आ सकते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के किस खिलाड़ी ने लॉन टेनिस में स्वर्ण पदक जीता? ठीक है, तो ऑप्शंस खुशबू कुमारी, उदय कुमार, निखत खातून एंड ऑप्शन A एंड C, D। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा खुशबू कुमारी एंड निखत खातून। तो इस हिसाब से ऑप्शन D जो होगा, सॉरी ये A एंड C लिखा हुआ है, ये A एंड B होगा। ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन D, A एंड B जो होगा वो सही हो जाएगा। तो अगेन अगर नाम देके पूछा जाए कि खुशबू कुमारी किससे संबंधित है, तो गेम से, ठीक है, या स्पोर्ट,
निकट खातून किससे संबंधित है, तो गेम या स्पोर्ट्स से, और उसमें भी किससे, टेनिस से। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नाम देके कि ये किससे संबंधित है, तो ये भी आपको याद रखना है, किससे संबंधित है, टेनिस से। किस बैंक के द्वारा पटना में सिक्का भंडार केंद्र खोले जाने की व्यवस्था की गई है, एसबीआई हो गया, आरबीआई, पीएनबी एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। सही आंसर जो होगा वो एसबीआई होगा। यहाँ पर एसबीआई बैंक पटना में सिक्का भंडार खोलेगा। तो अगेन सिक्का भंडार कहाँ खोला जाएगा, पटना में खोला जाएगा। तो यहाँ पर इससे रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकते हैं। बिहार के किस एयरपोर्ट से थाई स्माइल एयरवेज की शुरुआत की गई थी, ठीक है, ऑप्शंस गया, पटना, दरभंगा। तो ये तीनों जगह पर आपको एयरपोर्ट्स मिलेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस किया हुआ था कि बिहार का जो थर्ड एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा, उसको कहाँ पर खोला गया है, दरभंगा में। और उस समय हमने दो चीज़ें और इसके बारे में जानी थी, गया के बारे में, कि गया में ही पहली बार कार्गो ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हुआ है, और गया में ही पहली बार थाई स्माइल एयरवेज की शुरुआत की गई है। तो थाई स्माइल है क्या, थाई स्माइल एक एयरवेज है, जैसे कि जेट एयरवेज होते हैं, स्पाइस जेट होते हैं, ठीक है, एयर इंडिया है, उसी तरीके से थाई स्माइल भी एक एयरवेज है, ठीक है, यानी कि एयरलाइंस इनका चलाना काम होता है। तो ये मेनली डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर इनका ज़्यादा ध्यान रहता था थाईलैंड में, लेकिन अब ये ग्लोबल भी हो रहे हैं, और ये एयरवेज अब गया से थाईलैंड के लिए भी अपने उड़ान को यहाँ पर स्टार्ट कर दी है। तो थाई स्माइल एयरवेज का यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सेवा शुरू की गई है वो गया एयरपोर्ट से शुरू की गई है। तो गया एयरपोर्ट के दो और चीज़ें हो गई, एक कार्गो ट्रांसपोर्टेशन, एंड थाई स्माइल यहाँ से शुरू किया गया है गया से, एंड थर्ड एयरपोर्ट दरभंगा बनाया गया है। बिहार के किसी व्यक्ति को निर्मला स्मृति हिंदी साहित्य रत्न 2019 से सम्मानित किया गया है, ठीक है, ऑप्शंस नीतीश कुमार, सुशील मोदी, स्वर्ण शक्ति एंड दिवाकर राय। किस चीज से, निर्मला स्मृति हिंदी साहित्य रत्न सम्मान। तो साहित्य रत्न का सम्मान तो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी को मिलेगा, ठीक है। स्वर्ण शक्ति की जहां तक बात करें, ये एक क्रॉप वैरायटी है, ठीक है, फसल की एक वैरायटी है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो दिवाकर राय होगा, जिनको ये हिंदी साहित्य सम्मान निर्मला स्मृति से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई, गांधी विचार समागम, स्वर्ण समृद्धि, नॉन ऑफ दिस एंड बोथ ए एंड सी। तो यहां पर देखिएगा कि जो स्वर्ण समृद्धि है ये भी एक क्रॉप वैरायटी है, ठीक है, जैसे यहां पर दिया गया स्वर्ण शक्ति एंड स्वर्ण समृद्धि, ये दोनों क्रॉप वैरायटी है। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले के जो हमारे सेट्स हैं उनमें इनके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर जो सही आंसर है वो है गांधी विचार समागम, जिसमें गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उनको अपने जीवन में उतारने की बात की गई है। नेक्स्ट, ब्रिटिश F1 चालक, F1 का मतलब होता है फॉर्मूला 1। फॉर्मूला 1 मेनली एक कार रेस होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला 1 चालक, उनका नाम क्या है, जो ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीतने के बाद जर्मनी के माइकल शुमाकर का सबसे अधिक जो रिकॉर्ड था, इसको इन्होंने तोड़ दिया। तो माइकल शुमाकर जो थे, उनका जो रिकॉर्ड था वो 91 का था, यानी कि 91 बार वो जीत चुके थे F1 की जो रेस होती है उसको। इस रिकॉर्ड को तोड़कर यहाँ पर इस ब्रिटिश जो प्लेयर है, इन्होंने पहले नंबर पे अपने आप को स्थापित किया। तो नाम लेविस हैमिल्टन, सेबेस्टियन वित्तल, डेनियल रिकार्डो एंड नारायण कार्तिकेन। ये चारों लोग जो है F1 रेस से संबंधित हैं, ठीक है, और चारों बहुत ज्यादा नाम वाले हैं। ये इंडिया से बिलोंग करते हैं, नाम ही से स्पष्ट है आपका, नारायण कार्तिकेन। बाकी ये तीनों लोग जो है फॉरेनर हैं। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा लेविस हैमिल्टन, जो कि ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने ही क्या किया कि पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स को जीतकर माइकल शुमाकर के जो 91 जीत का रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया। तो अगेन यहाँ पर कई तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि लेविस हैमिल्टन किससे संबंधित है। तो अगेन गेम में F1 रेसिंग से ये संबंधित है। कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। किसको इन्होंने पीछे छोड़ा है, तो अगेन जर्मनी के माइकल शुमाकर को इन्होंने पीछे छोड़ा है। या फिर यहाँ पर भी इस तरीके से पूछ सकता है कि पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 को किसने जीता, तो लेविस हैमिल्टन। तो 3-4 तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं। किस राज्य सरकार ने इतिहास में पहली बार अग्निशमन एवं बचाव सेवा में, यानी कि जो फायर ब्रिगेड होते हैं, होमगार्ड के रूप में महिलाओं को नियुक्त करने का आदेश दिया है, तो इसका सही आंसर होगा केरला। केरला पहला राज्य है जिसने फायर ब्रिगेड की सर्विस में पहली बार होमगार्ड के रूप में महिलाओं को नियुक्त करने का आदेश दिया हुआ है। नेक्स्ट, भारत में
सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब मनाया जाएगा या कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा 27 अक्टूबर टू 2 नवंबर। पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य में स्थित राधानगरी वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास करीब 250.66 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन के रूप में विकसित किया है? ठीक है, तो ये जो इको सेंसिटिव जोन होते हैं, ये वैसे जोन होते हैं जहां पर हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क जो होता है वो बैन होता है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो होती हैं हैवी, वो नहीं की जा सकती। यहाँ पर माइनिंग वगैरह जो होते हैं वो नहीं किए जा सकते। इनको हम इको सेंसिटिव जोन कहते हैं, क्योंकि अगर इस तरीके की एक्टिविटीज यहाँ पर अलाउ की जाएंगी तो इन एरियाज पर काफी एडवर्सली इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो कौन सा जीव अभ्यारण्य है? राधानगरी वन्य जीव अभ्यारण्य। कितने एरिया को? 250.66 किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। तो ये राधानगरी वन्य जीव है कहां? ये पड़ता है आपको महाराष्ट्र में। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर 2-3 तरीके से क्वेश्चन कि राधानगरी वन्य जीव है कहां? महाराष्ट्र में। हाल ही में इको सेंसिटिव जोन किसको घोषित किया गया है? तो राधानगरी वन्य जीव जो कि महाराष्ट्र में। कितना क्षेत्रफल? तो 250.66 किलोमीटर स्क्वायर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत द्वारा 24 अक्टूबर को शुरू किया गया पीएचडी फेलोशिप प्रोग्राम कौन सा है? यानी कौन सी कंट्री के साथ मतलब के साथ या फिर ग्रुप के साथ ये शुरू किया गया है? ठीक है, ऑप्शंस आसियान, ब्रिक्स, न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड नन ऑफ दिस। आसियान का पता है आपको कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, हम इसको आसियान कहते हैं। ब्रिक्स जो है हमारा ये जो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का ग्रुप है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये जो ब्रिक्स बैंक है उसको हम न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि आसियान के साथ हमने एक पीएचडी फेलोशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है। हम हमारी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 के तहत में आसियान ग्रुप के साथ। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने इंडिया एंड द यूएन पोस्टल हिस्ट्री विशेष दार्शनिक प्रदर्शनी का आयोजन किया है? ऑप्शंस फॉरेन मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, डिफेंस मिनिस्ट्री एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री। यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा विदेश मंत्रालय, यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने इंडिया एंड यूएन, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस पोस्टल हिस्ट्री एक प्रदर्शनी का यहाँ पर आयोजन किया गया है। 27 अक्टूबर 2020 को सीबीआई, यह है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा आयोजित किए गए सतर्कता एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? ठीक है, ऑप्शंस सतर्क भारत, समृद्ध भारत, सुरक्षित भारत, डिजिटल एंड सेफ वर्ल्ड एंड नन ऑफ द एबव। सही आंसर जो होगा वो होगा सतर्क भारत एंड समृद्ध भारत। ये विषय था सतर्कता एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन राष्ट्रीय सम्मेलन का, जिसे सीबीआई के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट, लंदन की नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम द्वारा दिया गया पक्षी स्वभाव श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता कौन है? ठीक है, कौन सी म्यूजियम? नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। कहां पर है? लंदन पर है। किस श्रेणी में? पक्षी स्वभाव, यानी कि जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होती हैं, उनका बिहेवियर किस तरीके से होता है उसकी स्टडी को लेके जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? ठीक है, यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा संबात सुबैया। ये बिलोंग करते हैं चेन्नई से, संबात सुबैया। ठीक है, इनको इस लंदन की म्यूजियम के द्वारा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, दशहरा के समापन के दिन कहां जंबू सवारी? ठीक है, तो जंबू किसको कहते हैं? जंबू वैसे कहा जाता है हाथी को। ठीक है, तो जंबू सवारी यानी कि हाथी जुलूस आयोजित किया जाता है दशहरे के समय पर। कहां पर? मैसूर, जोधपुर, चेन्नई एंड जयपुर। द राइट आंसर इज मैसूर, कर्नाटक में है मैसूर। ठीक है, तो यहां पर यह जंबू सवारी आयोजित किया जाता है कब? दशहरा के टाइम पर। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ यानी कि जिसको हम पोलर ये लेपर्ड्स भी कहते हैं, सॉरी नॉट पोलर लेपर्ड्स, इसको हम स्नो लेपर्ड्स कहते हैं। ठीक है, स्नो लेपर्ड्स यानी कि जो स्नो बर्फ में रहने वाले जो लेपर्ड्स होते हैं, तेंदुआ होते हैं, उनको हम हिम तेंदुआ कहते हैं। ये दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो ये आपको 23 अक्टूबर को हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड ऑर्गेनाइज किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन हमने देखा और इसको जल्दी से हम कंप्लीट करेंगे। अप्रोक्स कल ये कंप्लीट हो जाएगा टोटल। ठीक है, 35 सेट्स। अब इसको रिवाइज कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।